Hello everyone, today we are going to learn about the oral comprehension check and all the textual exercise from the diary of Anne Frank. Okay, so let's straight away open page number 51. Question number 1. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? तो हमें ये चीज़ पूछी गई है कि डायरी लिखना ये उसके लिए एक थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस या थोड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था एन फ्रैंक के लिए। तो इसका आंसर रहेगा राइटिंग इन अ डायरी इज स्ट्रेंज फॉर एन बिकॉज शी इज़ नेवर डन इट बिफोर and she feels like no one, including herself, would be interested in the thoughts of a 13-year-old girl. It's unfamiliar to her to express her personal thoughts and feelings in writing. तो एन फ्रैंक को लगता है कि डायरी लिखना थोड़ी सी अजीब चीज़ है क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि इस दुनिया में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा जानने में कि एक 13 साल की लड़की को क्या लगता है। और वो ये भी कहती है कि वो खुद भी बाद में शायद इंटरेस्टेड ना रहे अपनी डायरी पढ़ने को कि उसको पहले क्या फील होता था, उसको पहले क्या लगता था। तो इसलिए उसको ये चीज़ अजीब लगती थी। Why does Anne want to keep a diary? Anne wants to keep a diary because she feels the need to get things off her chest. She lacks a close friend she can truly confide in, so she decides to make her diary her friend, giving it the name Kitty. तो अपना क्वेश्चन है कि जो एन है, एन फ्रैंक, उसको डायरी क्यों रखनी थी। और इसका आंसर है कि एन को डायरी इसलिए रखनी थी, डायरी इसलिए लिखनी थी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई था नहीं जिससे वो अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर कर सके। कन्फाइड इन मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करना, और उसको जो भी चीज़ें थी, अपना दुख अपना सुख, वो बोलकर हल्का करना था, पर उसके पास कोई पर्सन नहीं था जिससे वो बात कर सके। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी जिसमें वो सब लिखेगी, उसके साथ जो हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है। और उसने उस डायरी को नाम भी दिया था, जो नाम था किटी। ओके, सो why did Anne think she could confide more in her diary than in people? एन को ऐसा क्यों लगता था कि वो किसी लोगों से ज़्यादा या किसी पर्सन से ज़्यादा एक डायरी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है या एक डायरी को ज़्यादा चीज़ें बता सकती है। Anne believed she could confide more in her diary than in people because she found it hard to connect deeply with others. While she had friends, they were mostly casual relationships, and she didn't feel comfortable sharing her innermost thoughts with them. Her diary became a private, non-judgmental space where she could freely express herself. एन को लगता था कि वो लोगों से ज़्यादा डायरी पे भरोसा कर सकती है। उसके फ्रेंड्स थे पर उनसे वो ज़्यादा क्लोज नहीं थी, और उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता था अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर करने में। और वैसे भी जब एक पर्सन अपनी कोई भी पर्सनल बातें किसी और से शेयर करता है तो चांस रहता है कि सामने वाला अपना ट्रस्ट तोड़ दे, अपनी पर्सनल बातें लीक कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपको जज करे। पर अगर आप डायरी लिख रहे हो तो आपकी डायरी आपको कभी जज नहीं करेगी, और वो एक एकदम प्राइवेट स्पेस रहेगा जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, और आपको हल्का भी लगेगा डायरी लिखने के बाद। ओके, नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 54. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर कीजिंग टीचर थे, याद होगा आपको। तो उनको एन पर गुस्सा क्यों आया या वो परेशान क्यों हो गए थे एन की वजह से, और उन्होंने एन को क्या करने को बोला था। तो इसका आंसर ये है कि मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विथ एन बिकॉज शी टॉक्ड अ लॉट ड्यूरिंग हिज मैथ्स क्लास, डिस्टर्बिंग द लेसन्स. एज अ पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हर टॉकेटिव नेचर. तो जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो परेशान हो गए थे एन से क्योंकि वो क्लास के दौरान मैथ्स की जो क्लास जब वो सिखाते थे वो बहुत बातें करती थी, और एज अ पनिशमेंट मतलब उन्होंने उसे पनिश किया और बोला कि तुम चैटर बॉक्स इस टॉपिक पे ऐसे लिखो जिसमें तुम ये चीज़ लिखो कि तुम इतना बात क्यों करती हो, या बातें करने का इतना क्या शौक है तुम्हें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। तो एन ने चैटर बॉक्स वाला ऐसे लिखा, तो उसमें एन ने कैसे जस्टिफाई किया, उसने कैसे रीजन दिया कि वो इतना बात क्यों करती है ना। In her essay, Anne argued that talking was a trait of students and explained that she couldn't help it since her mother was also talkative, implying it was an inherited trait. She also made a case that it was necessary for students to talk, adding a humorous touch to her explanation. तो उसके ऐसे में एन ने बोला कि मतलब एन ने ये चीज़ लिखी कि स्टूडेंट्स तो बातें करेंगे ही, बच्चे तो बातें करेंगे ही, और एज फार एज एन इज कंसर्न उसकी मम्मी भी बहुत टॉकेटिव है, इसलिए वो भी बहुत टॉकेटिव है। तो इस चीज़ पर उसका कोई बस नहीं चलता, क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, ये चीज़ उसको अपनी मम्मी से मिली है। और उसने ये भी चीज़ बोली कि स्टूडेंट्स को तो बात करना ही चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स अपने डाउट कैसे पूछेंगे, अपने फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे। और उसने अपने ऐसे में बहुत ह्यूमरस टच, मतलब बहुत अपने ऐसे को फनी बनाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है इस क्वेश्चन पे, पर मेरा जो ओपिनियन है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। While Mr. Keesing appeared strict at first, as he punished Anne for talking, he showed a sense of humor and flexibility. When Anne responded creatively to his assignments, he appreciated her efforts and eventually allowed her to talk in class, showing he wasn't overly harsh or rigid. तो हाँ, जो मिस्टर कीजिंग थे वो स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट अपीयर हुए, मतलब ऐसा लगता था कि वो स्ट्रिक्ट है, पर उन्होंने एन को पनिश किया था बहुत ज़्यादा बात करने के लिए, पर वो फनी भी थे। और जब एन को उन्होंने पनिश किया कि जाओ तुम चैटर बॉक्स वाला ऐसे लिख के आओ, और तब उसने अच्छे से ऐसे लिख के भी लाया, वो जो भी एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे उसको वो करके आती थी, तब उनको अच्छा लगता था और वो अप्रिशिएट भी करते थे एन को। और उन्होंने एन को अलाउ किया था कि वो क्लास में बात कर सकती है। उसका ये जो चैटर बॉक्स वाला ऐसे का जो किस्सा हो गया उसके बाद से, तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो ओवरली हार्श नहीं थे। उनको बस इस चीज़ से कंसर्न था कि एन ज़्यादा बात ना करे क्लास में, मतलब एज अ टीचर वो भी राइट है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो ऑफकोर्स दूसरे क्लास के बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। और उनको भी लगता है कि सारे स्टूडेंट्स जब वो पढ़ा रहे हैं तब पढ़ाई में फोकस करें, ना कि बातों में। और एन बहुत टॉकेटिव बच्ची थी, तो इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, उसको पनिश करते थे। पर जब वो इस चीज़ को अच्छे से रिस्पॉन्ड करती थी, रिप्लाई करती थी, तब वो जो सर थे वो उसको अप्रिशिएट भी करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। अच्छा, पहले मिस्टर कीजिंग ने, जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने एन को बोला कि तुम क्लास में बात नहीं करोगी, क्लास में बात करने के लिए डांटा। फिर बाद में यही मिस्टर कीजिंग एन को बोलते कि तुम क्लास में बात कर सकती हो। तो ऐसा मतलब ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो चेंज हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो इसका आंसर ये रहेगा, Mr. Keesing allowed Anne to talk in class after she turned his final assignment into a humorous poem about a family of ducks who were punished for quacking too much. He enjoyed her cleverness and sense of humor, which made him realize she wasn't just being disruptive but also imaginative and witty. तो मिस्टर कीजिंग ने एन को बोला कि तुम चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिख के आओ। ऐसा बहुत बार हुआ, 2-3 बार हुआ, पर जो लास्ट टाइम ये चीज़ हुई तब एन ने एक पोएम लिखी जिसमें उसने लिखा कि एक डक का परिवार होता है और जो डक के पेरेंट्स है वो छोटे डक को डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा ही क्वैक क्वैक करता है। तो इस चीज़ से एन ने इस ऐसे को फनी बनाने की कोशिश की, क्योंकि देखो वो डक है, क्वैक क्वैक करना तो उनके नेचर में ही है। डक क्वैक क्वैक नहीं करेगा तो क्या भाऊ भाऊ करेगा। तो इसलिए वो उनको क्वैक क्वैक करने के लिए डांट पड़ती थी।
तो एन ने इस बात से अपने ऐसे को फनी बनाया कि वो डक क्वैक क्वैक करने के लिए उसको डांट पड़ती थी। वैसे ही बच्चों का नेचर ही है बात करना, बच्चे बात नहीं करेंगे तो क्या मुंह पे पट्टी बांध के रहेंगे। तो इस चीज़ को फिर टीचर ने भी रियलाइज़ किया कि हाँ बच्चे हैं बात तो करेंगे ही। तो फिर उन्होंने बोला एन को, ठीक है मेरी माँ तू करते जा क्लास में बात। तो नाउ वी विल लुक दी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 54 पे है। ओके, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 54. Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? हाँ, तो क्या एन फ्रैंक सही थी जब उसने ये चीज़ सोची कि दुनिया को क्या लेना देना है, या दुनिया को क्या इंटरेस्ट है कि एक 13 साल की लड़की को क्या फील होता है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो अच्छा फील कर रही है कि नहीं, इससे दुनिया को कोई परवाह नहीं है। ये जब चीज़ एन ने बोली तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है कि गलत है? ये क्वेश्चन है अपना। Anne initially believed that no one would care about the thoughts of a young girl as she felt her reflections were too trivial. ठीक है, trivial का मीनिंग होता है unimportant, जो चीज़ important नहीं है। ओके, however she was mistaken. Her diary became a universally important document offering insight into her personal experiences during a tragic historical period. Today, the diary of a young girl is one of the world's most read books, making her musings highly valued. ओके, तो अगर हम इस चीज़ का एक जनरल ओपिनियन दें तो हाँ, हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि दुनिया को क्या लेना देना है कि एक 13 साल की लड़की को क्या लगता है क्या नहीं। अगर आज मैं भी डायरी लिखूंगी तो शायद दुनिया वालों को कुछ परवाह ना हो उस चीज़ की कि मैंने क्या लिखा है डायरी में, या मुझे क्या लगता है, मेरा डेली रूटीन कैसा है। पर जब बात आती है एन फ्रैंक की, वो इतनी छोटी थी, वो बस 13 साल की थी, उसने ये सोचा, तब वो चीज़ सही सोची उसने कि किसी को इंटरेस्ट नहीं फील होगा उसकी डायरी पढ़ने में, पर उसकी डायरी में सिर्फ उसकी रोज़ की चीज़ें नहीं थी कि वो स्कूल जाती थी आती थी। उसके डायरी में जो जर्मनी में हिटलर का पीरियड चल रहा था, जो नाजिज्म का रेजिम चल रहा था, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसलिए ये जो डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो अपना लेसन है वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इस बुक से लिया गया है। इसका एक छोटा सा किस्सा हमें दिया गया है। तो ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको अपने लेसन में बहुत एक फनी चीज़ बताई है, पर रियल में ऐसा है कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। तो उसको स्टार्टिंग में लगा कि किसी को परवाह नहीं होगी, पर बाद में जब दुनिया को ये देखने मिला, इवन आफ्टर एन्स डेथ, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि छोटी बच्ची ने कितने अच्छे से सब चीज़ें लिखी है, छोटी छोटी डिटेल्स भी डिस्क्राइब की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. There are some examples of diary or general entries in the before you read section. Compare this with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डायरी के इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। जो अपना बिफोर यू रीड सेक्शन होता है, इसमें ये बिफोर यू रीड वाला जो सेक्शन है, इसमें बहुत सी डायरी वगैरह का उल्लेख किया गया है, बहुत सा मतलब मेंशन किया गया है। तो हमें बस कंपेयर करना है कि एन की डायरी और दूसरे डायरी में क्या डिफरेंस है, और जो एन ने डायरी लिखी वो ओरिजिनली कौन से लैंग्वेज में लिखी, और एन की डायरी अलग कैसे है। Anne's diary, originally written in Dutch, differs from typical journal entries as it reads more like letters to a friend she names Kitty. Instead of recording routine events, she shares her feelings, hopes, and dreams. This personal and narrative style makes her writing unique, showing more depth and emotional insight. तो ओरिजिनली एन ने अपनी डायरी डच लैंग्वेज में लिखी थी, ओके, एंड
डिफर्स फ्रॉम टिपिकल जर्नल एंट्रीज। देखो, जनरली लोग डायरी लिखते हैं, लिखते हैं आज मैं इतने बजे उठा, मैंने आज खाना खाया, फिर मैं सोया, फिर स्कूल गया, फिर आया, ट्यूशन गया। मतलब उसने ऐसा बोरिंग तरीके से नहीं लिखी डायरी। उसने डायरी ऐसी लिखी जैसे वो अपनी किसी दोस्त को लेटर लिखती है। वो सबसे ऊपर लिखती थी डियर किटी, और फिर अपना शुरू करती थी। और वो रूटीन के इवेंट्स नहीं, रोज़ के जो उसके हैबिट्स है, जो इवेंट्स है, वो नहीं रिकॉर्ड करती थी। वो अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड करती थी कि उसकी क्या फीलिंग है, उसकी क्या होप है, क्या ड्रीम है उसका, वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, उसका ओपिनियन क्या है किसी चीज़ के बारे में, उसको लगता है ये चीज़ सही हो रही है क्या, गलत हो रही है क्या। तो ये उसकी राइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक बनाते हैं। और वो पूरा अपना जो ब्रेन है वो पूरा छाप देती थी अपने डायरी में, क्योंकि वो अपने ओपिनियंस लिखती थी। जनरली लोग अपने ओपिनियन नहीं लिखते डायरी में। तो दिस इज व्हाट मेड Anne's diary different from a typical journal entry or a diary entry. Okay, so question number 3. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो देखो, हाँ, डायरी में एन अपना पूरा डिटेल लिखती है कि मैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम यहाँ रहते हैं, हम ये करते हैं। ऐसा वो क्यों करती है, और वो किटी को अपने घर का सदस्य मानती है या बाहर का सदस्य मानती है, इनसाइडर और आउटसाइडर। ओके, एंड गिव्स अ brief sketch of her family to provide context about her life and relationships to Kitty. ओके, जनरली जब लोग डायरी लिखते हैं, अगर मैं डायरी लिखूंगी तो आई विल नॉट राइट कि नहीं मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बहन, मेरे भाई, मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगी डायरी में। जनरली कोई भी डायरी लिखता है तो डायरेक्ट वो डायरी खोलता है और उसमें अपने डेली रूटीन को रिकॉर्ड करने लगता है। पर वो किटी को अपना दोस्त समझती थी। उसने डायरी को किटी ये नाम दिया था, तो किटी को सब चीज़ें बताती थी। जैसे अगर कल जाके मेरी कोई नई दोस्त बनेगी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, तो मैं उसको मेरी सारी पर्सनल बातें बताऊंगी कि नहीं मेरे मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरा भाई ये करता है, मेरी बहन ये करती है, मैं ये करती हूँ, हमारा रिश्ता ऐसा है, हम यहाँ रहते थे, हम पहले वहाँ रहते थे, अब हम यहाँ रहते हैं, नहीं हम ओरिजिनली यहाँ के नहीं हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज ये है, और मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ आना पड़ा। मतलब ऐसा बताऊंगी मैं उसको। पर इन अ सिमिलर मैनर एन ने अपनी जो फ्रेंड थी, अपनी जो डायरी थी, जो किटी थी, उसको सब चीज़ें बताई ताकि वो आगे जो भी चीज़ें उसे बताए, मतलब जो भी चीज़ वो आगे लिखे, तो वो किटी को समझ आना चाहिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। किटी भले ही एक नॉन लिविंग थिंग है, पर एन के लिए वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, ऐसी स्पेस जहाँ पे कोई उसको जज नहीं करेगा। वो अपने फीलिंग, ओपिनियंस और जो भी फ्यूचर ड्रीम्स, होप्स है, वो सब उससे शेयर कर सके। शी ट्रीट्स किटी एज एन इंसाइडर, शेयरिंग इंटीमेट थॉट्स एंड सीक्रेट्स as she would with a close friend, making Kitty a confidant rather than a mere record keeper. मतलब जैसे हम अपने दोस्त को अपना सीक्रेट बताते हैं और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीक्रेट वो किसी को ना बताए, सिमिलरली एन भी यही चीज़ सोचती थी किटी के बारे में कि वो किटी को हर चीज़ बताएगी, हर चीज़ लिखेगी, और वो किसी को बताएगी नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वो नॉन लिविंग थिंग है। बट ये चीज़ नहीं कंसिडर कर रहे हम कि वो नॉन लिविंग थिंग है, पर वो उसको एकदम एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करती थी। इसीलिए ही उसने उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया, नहीं तो वो डायरेक्ट बोल सकती थी कि नहीं आज मेरी बहन ने मुझे ये बोला, आज मेरी मम्मी ने ये बोला, हम यहाँ गए। पर नहीं, उसने पूरा बैकग्राउंड बताया अपने किटी को। जैसे आपने देखा होगा मिस्टर बीन में वो अपना गुड्डा लेके रहता है। अब वो गुड्डा एक नॉन लिविंग थिंग है, ओके, वो जो टॉय रहता है उसका, पर वो उसको खाना खिलाता है, उसको मतलब वो टीवी भी देखता है तो वो साइड में रखता है, वो सोता भी है तो उसको अलग से एक छोटा सा ब्लैंकेट या कुछ रुमाल मतलब ढकता है उसके ऊपर। मतलब वो हर चीज़ करता है, एकदम उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो टॉय के सामने आप खाना रखोगे तो वो खा लेगा, ऐसा नहीं है। पर तभी वो उसके सामने पॉपकॉर्न की अलग छोटी सी कटोरी रखता था, वो उसको खाना मतलब खिलाता था। ऑफकोर्स वो टॉय है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो खाना खाएगा तो नहीं। पर इसी तरीके से
एन ने किटी को ट्रीट किया, उसको अपना पूरा फैमिली का हिस्ट्री बताया कि नहीं, ओ मेरी मम्मी ये है, मेरे पापा ये है, मेरी बहन ये है, मैं छोटी हूँ और मेरे दोस्त है पर मैं उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बातें शेयर करने में, इसलिए मैं तुमसे बातें शेयर करूँगी डियर किटी। तो ये चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूप्रस एंड मिस्टर कीजिंग, वॉट डू दिस टेल यू अबाउट हर। ओके, तो एन को अपने पापा के बारे में, दादी के बारे में और मिस्टर कीजिंग के बारे में क्या लगता है, और इन सब चीज़ों से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं एन के बारे में। Anne adores her father and remembers her grandmother fondly, showing her deep appreciation for family bond. She felt a strong connection with her head mistress, Mrs. Cupress, and admired her. While initially annoyed with Mr. Keesing, she came to understand his humorous side. These feelings reveal Anne's affectionate, reflective, and perspective nature. Okay, तो Anne अपने पापा और दादी से बहुत प्यार करती है और वो बहुत अप्रिशिएट करती है कि नहीं, मैं बहुत एक अच्छी फैमिली से आती हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार देती है। मेरे पापा, मेरी दादी या इवन मम्मी या बहन, कोई भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, वो उसको भी बहुत एडमायर करती थी, अप्रिशिएट करती थी, उसको भी बहुत पसंद करती थी वो। और जब बात आती है मिस्टर कीसिंग की, शुरुआती में मतलब स्टार्टिंग में उसको लगता था कि मुझे बात नहीं करने देते क्लास में, कैसे टीचर है करके, पर फिर बाद में उसको भी ये चीज़ समझ में आई कि जो सर कह रहे थे वो चीज़ सही है, और उसने भी अपनी बात सर से मनवा ही ली। और फिर उसको समझ में आया कि सर ऐसे बहुत स्टोन हार्टेड नहीं है, वो भी फ़नी है, पर उनको लगता है पढ़ाई के वक्त पढ़ाई हो। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि वो बहुत अफेक्शनेट है, मतलब वो बहुत प्यार करती है, जो अच्छे लोग हैं उनसे वो प्यार करती है, उनको अप्रिशिएट करती है, और वो बहुत मैच्योर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what does Anne write in her first essay? In her first essay titled A Chatterbox, Anne explained why she talks so much. She argues humorously that talking is a student's trait and suggests that she inherited it from her mother. Her essay is playful yet convincing, which amuses Mr. Keesing. तो जो चैटर बॉक्स वाला ऐसे था उसमें एन ने क्या लिखा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें ये लिखना है कि उसका जो ऐसे है, देखो ऐसे का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अ चैटर बॉक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एन एक्सप्लेन्स व्हाई शी टॉक्स सो मच, वो ये चीज़ बताती है कि वो इतना बात क्यों करती है। वो बोलती है कि एक स्टूडेंट का स्वभाव होता है बात करना, ऑफ कोर्स, फिर वो डाउट कैसे पूछेगा, या एक स्टूडेंट अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा अगर वो बात ही नहीं कर पाएगा तो। और वो कहती है कि उसकी मदर बहुत टॉकेटिव है, इसलिए वो भी बहुत टॉकेटिव है, और उसका ऐसे बहुत फ़नी है, और उसने अपने ऐसे के ज़रिए अपनी बात मिस्टर कीजिंग से मनवा ही ली, और टीचर भी उससे इम्प्रेस हो गए थे, और उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ भाई ठीक है, तू बात करते जा, क्लास में नहीं रोकूंगा मैं तुझे बात करने से। तो क्वेश्चन नंबर 6, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ? Yes, Mr. Keesing is unpredictable. Initially strict, he punishes Anne for talking, but later he appreciates her creativity and humor in her assignments. Instead of being rigid, he softens and allows her to speak freely in class, showing a shift from strictness to understanding. अपना क्वेश्चन ये है कि एन ये चीज़ कहती है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, मतलब हम टीचर्स के बारे में कुछ बता नहीं सकते कि अच्छे हैं बुरे हैं, कभी उनका मूड अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, कभी डांट देते हैं, कभी बहुत तारीफ कर देते हैं। तो टीचर्स का स्वभाव कैसा है इसको समझ में नहीं आता। तो हमें मिस्टर कीसिंग का किस्सा पता है कि वो डांटते थे उसको बात करने के लिए। तो मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल थे या नहीं थे, तो हमें उस चीज़ को जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर रहेगा कि येस, मिस्टर कीजिंग इज अनप्रिडिक्टेबल।
मतलब कभी वो स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एन को पनिश करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, बोलते थे जाओ ऐसे लिख के आओ चैटर बॉक्स पे, तुम इतना बात क्यों करती रहती हो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। एंड ही इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग हर एंड नैगिंग आफ्टर हर। पर बाद में जब एन अच्छे से लेटर अच्छा सा ऐसे लिख के लाती है, उसमें वो डक का किस्सा बताती है कि एक छोटे डक को उसके पेरेंट्स डांटते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक करता है। तो डक तो क्वैक क्वैक ही करेगा ना, डक भौंकेगा तो नहीं। तो उसने ऐसा अपना ऐसे फ़नी बनाया और अपनी बात टीचर से मनवा ही ली। तो फिर बाद में टीचर भी समझ गए, उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ सच है, तो ठीक है, तुझे जितना बात करना है तो कर ले क्लास में बात। तो ये कैसा चेंज हो गया उनका बिहेवियर, पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, फिर बाद में वो ऐसा बहुत कूल नहीं, कूल नहीं बोलेंगे पर क्या बोलेंगे उसको, कि मतलब फिर वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है चलो कर लो क्लास में बात, कोई बात नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यस, मिस्टर कीसिंग इज इन अनप्रिडिक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू दी स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे जो कि एन फ्रैंक ने बोले हैं और जो कि इस लेसन में से दिए गए हैं। ओके, और हमें ये चीज़ बतानी है कि हमें इन स्टेटमेंट से एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। तो ये चीज़ एन कब बोलती है कि वो अपने दोस्तों के बारे में ये चीज़ बोलती है कि दोस्त तो मेरे हैं, दोस्त है मेरे, पर मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं शेयर कर सकते हैं, और शायद यही एक प्रॉब्लम है, और शायद कहीं ना कहीं ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं लोगों से ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती हूँ। तो मतलब मे बी एन फ्रैंक हैज़ ट्रस्ट इश्यूज। ओके, this shows Anne's self-awareness and her longing for a deep connection with others, reflecting her mature understanding of friendship. ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि एन एक बहुत मैच्योर लड़की है, वो चीज़ों को फोर्स नहीं करती। अगर वो नहीं है किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करने में कंफर्टेबल, तो वो नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि वो खुद को फोर्स करेगी कि नहीं मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर करूँ, फिर देखूंगी वो मेरा ट्रस्ट तोड़ते हैं कि नहीं। मतलब वो ये चीज़ रियलाइज करती है कि हाँ फ्रेंड्स है, पर ज़्यादा क्लोज नहीं है हम लोग, और हमारी फ्रेंडशिप एकदम कैजुअल है, भले हम हंसी मजाक कर लेते हैं एक साथ बैठ के खाना भी खा लेंगे, पर जब बात आती है पर्सनल बातें शेयर करने की तो नहीं, हम उतने क्लोज नहीं हैं। और इससे हमें ये समझ आता है कि वो ऐसी पर्सन है जिसको कोई ऐसा दोस्त चाहिए था जिससे वो अपनी दिल की हर बात शेयर कर सके। मतलब उसको किसी के साथ एक बहुत डीप और प्रोफाउंड कनेक्शन चाहिए था, पर जो उसको मिला नहीं। और वो बहुत मैच्योर है, वो किसी चीज़ को फोर्स नहीं करती, वो किसी को फोर्स नहीं करती कि वो अपनी पर्सनल बातें उसको बताए, ना कि वो खुद को फोर्स करती है कि वो अपनी पर्सनल बातें किसी और को बताए। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. एन फ्रैंक बोलती है कि डायरी में बस मुझे ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखना कि फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, फिर मैंने ये किया, मैं वहाँ गई, फिर घर आई, फिर मैं सोई, फिर मैं उठी, मैंने खाया, फिर मैंने पानी पिया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी, फिर मैंने होमवर्क किया, फिर मैं ट्यूशन गई। नहीं, मुझे ऐसी बोरिंग नहीं बनानी है डायरी। मुझे मेरे डायरी में मुझे मेरे डायरी के साथ अपना एक बॉन्ड बनाना है, और मुझे अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी है, मेरा ओपिनियन शेयर करना है। मेरी डायरी एक ऐसी जगह होगी जहाँ मुझे कोई जज नहीं करेगा, और मुझे पता है कि मेरी जो पर्सनल बातें हैं वो सेफ़ है। मेरा ओपिनियन, मेरी बातें मैं सबको नहीं बता सकती, भले ही मेरे दोस्त है, पर मैं उनसे अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर कर सकती। पर डायरी एक ऐसी चीज़ होगी जिससे मैं अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करूँगी।
तो दिस रिवील्स हर क्रिएटिविटी एंड नीड फॉर कंपेनियनशिप, हाईलाइटिंग हर विश टू यूज डायरी एज अ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी पर्सनल बातें बता सकते हो एंड यू नो कि आपकी पर्सनल बातें उसके साथ सेफ है और सामने वाला आपको जज नहीं करेगा और ना ही सामने वाला आपकी पर्सनल बातें लीक करने वाला है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चलता है कि एन को कंपेनियनशिप चाहिए थी, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए थी, ऐसा कोई चाहिए था जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके। और वो बहुत क्रिएटिव थी, ऐसे दूसरों की तरह वो बस अपना डेली रूटीन नहीं रिकॉर्ड करने वाली थी कि मैं उठी, फिर मैं स्कूल गई, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं घर आई, फिर मैंने हाथ पैर धोए, कपड़े चेंज किए, फिर मैं ट्यूशन गई, फिर मैं घर आई, फिर मैं दोस्तों के साथ खेलने गई, फिर मैं घर आई, फिर सोई, फिर मैंने टीवी देखा। नहीं, ऐसा नहीं। उसको अपने व्यूज़, ओपिनियन, फ्यूचर होप्स, ड्रीम्स जो भी है वो सारी चीज़ें डायरी के साथ शेयर करनी थी। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर एंड आई फॉलोड इन February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. This statement shows Anne's playful sense of humor and her ability to view life with light-heartedness even in small details. तो जो मार्गोट थी वो हॉलैंड गई, मार्गोट एन की बहन थी, वो हॉलैंड गई दिसंबर में और फिर एन भी हॉलैंड गई, पर कब? फरवरी में। और मार्गोट के लिए बर्थडे गिफ्ट क्या था? एन का उधर जाना ही मार्गोट के लिए बर्थडे गिफ्ट था। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये चीज़ पता चलती है कि एन बहुत ही फनी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो लाइफ को बहुत ही एक लाइट हार्टेड मैनर में लेती है। Fourth, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class would be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. मतलब एन ये चीज़ बोलती है कि मतलब उनका रिजल्ट आने वाला था ना, कि बहुत से लोग हैं जो पीछे रह जाएंगे, इसी क्लास में रह जाएंगे, क्लास रिपीट करनी पड़ेंगी उनको, पर टीचर्स का क्या पता किसको पास कर दे। मतलब कोई डमी भी होगा उसको भी पास कर देंगे और कोई अच्छा भी होगा उसको पीछे रख देंगे। मतलब वो एक रियलिटी बता रही थी और वो एक अपना ओपिनियन बता रही थी। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि एने बड़ी बोल्ड है, वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने को घबराती नहीं है, इंटेलिजेंट है और वो बहुत फ़नी है। मतलब वो चीज़ों को नॉर्मल वे में नहीं कहती, वो फ़नी वे में कहती है, उसको लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। दिस illustrates Anne's boldness, intelligence and her humorously critical perspective on school life. ओके, इसके बाद भी स्टेटमेंट्स है आई गेस। ओके, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ ये होमवर्क होगा आपके लिए, पर हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. हाँ देखो, बच्चे ना एक ट्रिक यूज करते हैं, मतलब जो कि बहुत ही फालतू ट्रिक है बोलना, कि आपका ऐसे या आपका आंसर बड़ा दिखे, इसलिए लोग बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। मोर ओवर अपने दो वर्ड्स के बीच में बहुत बड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। जैसे अगर एक लाइन में एवरेज 5 से 6 वर्ड्स लिख रहा है एक पर्सन, तो फिर एक लाइन में वो 2 वर्ड ही लिखेगा। एक वर्ड मतलब जैसे अब ये पेज है अपना, देखो ये पेज है, अगर मेरा पहला वर्ड इधर है तो नॉर्मली मैं दूसरा वर्ड इधर लिखूंगी, पास में ही थोड़ा सा, है ना, ऐसा पास में ही लिखूंगी। तो दूसरा वर्ड ऐसा पास में, तीसरा वर्ड इसके पास में। पर वही अगर मेरी एग्ज़ाम है या मुझे ऐसे लिखना है तो मैं मेरा पहला वर्ड इधर लिखूंगी, फिर दूसरा वर्ड इधर लिखूंगी, तीसरा वर्ड इधर लिखूंगी। तो कोई इतना पगला, मतलब कोई इतना पागल तो है नहीं कि जिसको इतनी बड़ी स्पेस दिखाई नहीं देंगी आपके वर्ड्स के बीच में। तो एन यही बोल रही थी कि उसको ये नहीं करना है।
उसको बस अपना ऐसे बड़ा नहीं दिखाना है। एनीवन कुड रैम्बल अप एंड लिव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, मतलब एक वर्ड यहाँ, दूसरा वर्ड यहाँ, तीसरा वर्ड यहाँ, ऐसा उसको नहीं करना है। उसको सही में अपना ऐसे अच्छा बनाना था। अगर सर ने उसको जेन्युइनली एक टास्क दिया था कि जाओ तुम अपने ऐसे में ये चीज़ बताओ कि तुम इतना बातें करती क्यों हो, तो उसको ऑनेस्ट और जेन्युइन रीजंस लिखने थे। उसकी इच्छा थी कि वो अपना ऐसे मन से लिखे और वो एक अच्छे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सके। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो बहुत मेहनती है और उसको अपने पॉइंट्स प्रूव करना आता है, एंड शी इज़ फियरलेस टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ओके, बस ये एक होमवर्क है। ओके, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स: हेड मिस्ट्रेस, long awaited, homework, notebook, stiff backed, outburst. These words are compound words. They are made up of two or more words. Nouns are headmistress, homework, notebook, homework, outburst. Adjective long awaited, stiff backed, verb स्लीप वॉक, बेबी सिट। ओके, तो बेसिकली ये जो कंपाउंड वर्ड्स है ये दो या ज़्यादा वर्ड से बने हैं। जैसे हेड मिस्ट्रेस में एक आता है हेड और एक आता है मिस्ट्रेस। होम में आता है, होमवर्क में आता है एक होम एक वर्क। नोटबुक में आता है एक नोट और एक बुक। आउटबर्स्ट में दो शब्द आते हैं, एक आउट एक बर्स्ट। तो ऐसे ये दो शब्द से मिलके बने हुए वर्ड्स हैं जिन्हें कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो हमें कंपाउंड वर्ड्स का तो हमें बेसिकली जो कंपाउंड वर्ड्स है, यहाँ कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं और यहाँ उनका मीनिंग दिया है हमें मैच करने को। ठीक है, तो हमें ये मैच करना है। तो देखो ये जो कॉलम है, ये देखो ये वाला, ये इसमें हमें कुछ दिया नहीं गया है ABCDEFG। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको सबसे पहले इसके आगे ABCD लिखेंगे। AB C D E F G H। ठीक है, तो ABCDEFGH ये अपना लेबलिंग हो गया। अब हम मैच करेंगे। ओके, हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है? जो आपको बहुत दुख हुआ, आपको कोई चीज़ हुई और आपको बहुत दुख हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस। तो हार्ट ब्रेकिंग का क्या होगा? D। इसके आंसर मैं सामने लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाएगा, इसलिए इट्स बेटर कि मैं ये इसके सामने ही लिखूँ कि इसका आंसर D है। ओके, सेकंड, होम सिक। होम सिक का मतलब है कि आपको घर की बहुत याद आ रही है, वही होम सिक। होम मतलब घर, सिक मतलब कि मतलब आपकी तबीयत खराब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। पर अगर होम सिक इस वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब कि आपको घर की बहुत याद आ रही है। आप बाहर हो, कहीं घूमने गए हो या काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर हो दूसरे शहर में, आपको घर की याद आ रही है। घर मतलब ऐसा नहीं कि घर की चार दीवारें, कि आपको आपके मम्मी के हाथ का खाना याद आ रहा है, आपको अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, या फिर आपको अपने रूम की याद आ रही है, या किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी मेमोरी है कि नहीं मेरे घर में झूला है तो मैं उससे झूलती रहती हूँ, तो अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मुझे मेरे घर के झूले की बहुत याद आएगी। तो कैसा, तो इसको बोलते हैं होम सिक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? जी। तो 2 का क्या आएगा? जी। ओके ओके। थर्ड इज ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब किसी पर्सन को स्टूपिड बोलना, डम बोलना। ओके,
एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन। तो यहाँ एफ ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो थर्ड का ऑप्शन है एफ। ओके, लॉ अबाइडिंग, तो सबसे पहले हमको ए दिख रहा है, ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ। लॉ अबाइडिंग एक पर्सन होता है जो लॉ की रिस्पेक्ट करता है, वो बिल्कुल कोई नियम नहीं तोड़ता, जैसा कानून है बिल्कुल उसके हिसाब से चलता है ना। ओवरडू, ओवरडू का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना, इसका आंसर एच आएगा। ओके, कि डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, कुछ ज़्यादा ही कर दिया आपने कि खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया एकदम, पता नहीं क्यों। और या फिर बोल सकते हो कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया आपने, अब आपकी तबीयत खराब हो गई, ये चीज़। डे ड्रीम, ओके, डे ड्रीम, डे ड्रीम का क्या मतलब होता है, बी, थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स फॉरगेटिंग अबाउट प्रेजेंट। जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ाई छोड़ के, मतलब पढ़ाई रह जाएगी साइड में, मैं ये सोचती रहूँगी वाह मुझे जॉब लगेगी, फिर मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी, फिर उसको मैं मतलब उससे फिर मैं वॉच खरीदूँगी, नहीं फिर मैं मुझे जॉब लग जाएगी तो मैं पैसे सेव करके फिर मैं कार खरीदूँगी, नहीं फिर मैं घर खरीदूँगी, मतलब पढ़ाई रह गई साइड में, मैं दिन में सपने देख रही हूँ, मतलब ऑफकोर्स, मतलब तो वो चीज़ अचीव करने को आज मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छोड़ के मैं बस सपने देखती रहूँ कि हाँ मुझे जॉब लगेगी तो मैं ये करूँगी, मुझे जॉब लगेगी तो मैं वो करूँगी। तो इसको कहते हैं डे ड्रीम करना, कि आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के आप सपने देख रहे हो दिन में। तो डे ड्रीम का मतलब ही तो वही हो गया, डे मतलब दिन, ड्रीम मतलब सपने देखना, मतलब दिन में सपने देखना, सब अपना काम धंधे छोड़ के दिन में सपने देखना। तो इसका जो राइट आंसर है ये बी है, थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स फॉरगेटिंग अबाउट प्रेजेंट। नाउ ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का क्या मतलब है, ऑन ओकेजन वेयर व्हीकल मशीन स्टॉप वर्किंग, कभी कभी गाड़ी काम नहीं करती, कभी कोई चीज़ काम नहीं करती, तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ई, इसका आंसर ई है। एट इज आउटपुट, ए की ऑप्शन बचा है सी, समथिंग प्रोड्यूस बाय पर्सन मशीन और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आउटपुट मतलब जैसे आपने कोई काम किया, जैसे आपने खाना बनाया और खाना मुझे परोस के आपने ला के दिया, तो वो एक आउटपुट है, ठीक है। या फिर मशीन से आपने कोई काम किया तो वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, वैसा। तो नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब फॉलोड बाय preposition और एन एडवर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में कैसा, पहले एक वर्ब होता है, फिर एक प्रिपोजिशन या तो एडवर्ब होता है। तो बेसिकली कभी कभी उसका मीनिंग अलग भी होता है, तो हमें मीनिंग को कंपेयर करके करना आना चाहिए, ठीक है। इट्स मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट from the meanings of its part. Compare the meanings of the verbs get on and run away in A and B below. You can easily guess their meanings in A, but in B they have a special meaning. So in A, she got on at Agra when the bus stopped for breakfast. तो वो आगरा पहुंची जब बस रुकी ब्रेकफास्ट के लिए, और देवानंद रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन ही वाज अ टीनेजर। मतलब रैन अवे मतलब वो घर से भाग गया, ओके। जब वो छोटा था, जब वो टीनेजर था, तभी वो घर से भाग गया। तो और जो बी सेंटेंस है वो देखेंगे, शी इज ईगर टू गेट ऑन इन लाइफ। गेट ऑन मतलब टू सक्सीड, कि आगे के सपने देखना, सक्सीड होना लाइफ में, सक्सेस मिलना। और द विजिटर्स रैन अवे विथ द मैच। हाँ, रैन अवे मतलब जल्दी से वो जीत गए, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जीतने के लिए। तो कैसा अलग कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मतलब अलग होता है, ठीक है। सम फ्रेजल वर्ब्स हैव 3 पार्ट्स, अ वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। देखो जैसे वर्ब, आवर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल जस्ट आउटसाइड द सिटी लिमिट। तो यहाँ रैन आउट ऑफ, ओके, रैन आउट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। रैन क्या है, देखो रैन क्या है, एक वर्ब है,
आउट क्या है? एडवर्ब है। रैन क्या है? आउट क्या है? एडवर्ब है। एंड ऑफ क्या है? एक प्रिपोजिशन है। बहुत ही यहाँ पे चिवड़ा बना दिया है मैंने, बट आई थिंक इट्स ओके। तो ran out of petrol just outside the city limits. The government wants to reach out to the people. तो reach क्या है? verb है again. देखो reach क्या है? verb है again. सॉरी verb. out क्या है? adverb है। और to क्या है? preposition है। ठीक है। तो ऐसा अलग अलग पैटर्न होता है फ्रेजल वर्ब्स का। तो हम फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो the text you have just read has a number of phrasal verbs commonly used in English. Look up the following in a dictionary for their meanings under the entry for the italicized word. Okay, तो अब हमने जो लेसन पढ़ा है एन फ्रैंक का, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हमें यहाँ पे 4 दिए हैं, उनके हमें मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए मीनिंग्स ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हैं, तो आपकी मेहनत बच जाएगी, ठीक है? नहीं तो ये ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? सो प्लंज राइट इन। प्लंज राइट इन का क्या मीनिंग होता है? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ऑफन विदाउट हेजिटेटिंग और थिंकिंग केयरफुली। देखो प्लंज राइट इन, ये एन फ्रैंक ने कब ये चीज़ बोली थी कि मैं, मतलब डायरी लिखने के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये चीज़ बोली थी कि आई विल प्लंज राइट इन, हाँ डायरी लिखने के लिए। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ज़्यादा सोचे बगैर कोई चीज़ करने लगना, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर मेरी दोस्त मुझे अभी कॉल करेगी और बोलेगी कि अरे चल मेरे साथ मोमोज़ खाने, तो मैं जो भी कर रही हूँ वो काम छोड़ के मैं उसके साथ पहले मोमोज़ खाने जाऊँगी, क्योंकि आई विल डायरेक्टली प्लंज राइट इन, ठीक है? तो केप्ट बैक। ओके, सेकेंड है केप्ट बैक। To hold someone or something back, preventing them from progressing, moving forward or being released. देखो जैसे केप्ट बैक एन फ्रैंक ने कब बोला था? जब क्लास का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और उसने बोला क्लास में तो बहुत सारे डम लोग हैं, स्टूपिड लोग हैं जो मतलब पीछे रह सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे केप्ट बैक। ओके, या फिर कैसा होता है, किसी का प्रोग्रेस होता है तो किसी को देखा नहीं जाता है दूसरे लोगों को, तो वो उनके लिए अफवाह फैलाना शुरू करते हैं या फिर डर्टी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी हम केप्ट बैक बोलते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू कीप मी बैक बिकॉज आई एम मोर सक्सेसफुल देन ही इज़, फॉर एग्जाम्पल। ओके, रैम्बल ऑन। रैम्बल ऑन का मीनिंग टू टॉक और राइट एट लेंथ और इन अ कन्फ्यूज और मीनिंगलेस वे ऑफन विदाउट फोकस। रैम्बल ऑन मतलब ऐसे कुछ भी बड़बड़ाना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं, पर मैं कुछ भी रैंडमली बड़बड़ा रही हूँ या लिख रही हूँ कुछ भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं गई और अब मुझे ये क्वेश्चन दिख रहे हैं और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं, पर तो फिर मैं गाने के लिरिक्स लिख के आ गई। तो मतलब इसको भी हम रैम्बल ऑन बोल सकते हैं। गेट अलॉन्ग विथ टू हैव अ फ्रेंडली और हारमोनियस रिलेशनशिप विथ समवन। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई गेट अलॉन्ग with my best friend very well, या I get along very well with my best friend। तो इसको मतलब गेट अलॉन्ग मतलब किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, आपकी वाइब मैच हो रही है सामने वाले के साथ, तो उसको बोलेंगे गेट अलॉन्ग विथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम ये पीडीएफ से पढ़ेंगे। Now find the sentences in the lesson that have the phrasal verbs given below. Match them with their meanings. You have already found out the meanings of some of them. Are their meaning the same as their Are their meanings the same as that of their parts? Note that two parts of a phrasal verb may occur separated in the text. हाँ, तो जैसे हमको ये लिस्ट दी है और हमको ये चीज़ ये करनी है कि ये चीज़ बतानी है कि लेसन में ये चीज़ कब आई और
उसका मीनिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है क्या कि अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, कि मीनिंग चेंज हुआ है कि वही मीनिंग है। ओके, तो फर्स्ट इज प्लंज इन। प्लंज इन का मीनिंग है, या प्लंज राइट इन का मीनिंग है कि टू गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। कि गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, कि since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd rather provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. मतलब वो कहती है कि किसी को कुछ समझेगा ही नहीं मैंने क्या लिखा है अगर मैं डायरेक्ट ही बताना शुरू कर दूँ तो, इसलिए मैं पहले मेरे फैमिली का ब्रीफ स्केच, मेरा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी और फिर मैं आगे की अपनी चीज़ें लिखूंगी। ठीक है। केप्ट बैक इज नॉट प्रमोटेड। केप्ट बैक मतलब किसको प्रमोट नहीं किया। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो पूरी जो क्लास है वो नर्वस है और सबको इस चीज़ का कंफ्यूजन है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। Third is move up, go to the next grade. Our entire class is quaking in its boot, who will move up to the next form and who will be kept back. मतलब सेम सेंटेंस है, यहाँ kept back का भी यूज किया है और move up का भी इस्तेमाल किया है। ramble on मतलब to speak or write without focus. Sentence anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but Anne want to present a logical set of arguments so as to why she used to talk a lot in the class. ठीक है, कि कोई भी बहुत बहुत बड़े बड़े स्पेस छोड़ देगा वर्ड्स के बीच में, पर उसको एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना था कि वो इतना बात क्यों करती है क्लास में। गेट अलॉन्ग विथ मतलब हैव अ गुड फ्रेंडशिप विथ। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मतलब सारे टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती है, पर फिर वो बाद में बोलती है एक्सेप्ट मिस्टर किजिंग। ओके, calm down मतलब make them remain quiet. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. तो यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे calm down को। calm down किधर है? Even G's pleading, no, even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. मतलब पूरी क्लास नर्वस थी और जो जी थी मतलब एक फ्रेंड था उसका नाम जी था, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरी क्लास को बोल रही थी कि अरे शांत रहो शांत रहो, और एन भी बहुत गुस्से से बोल रही थी अरे चुप रहो सब, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, ठीक है रिजल्ट आ जाएगा, पता ही चल जाएगा ना कि कौन रुक रहा है और कौन नेक्स्ट क्लास में जा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ बोली एन ने इस कॉन्टेक्स्ट में कि काम डाउन मतलब एन फ्रैंक और उसकी जो दोस्त थे, जो फ्रेंड्स थे, वो सब क्लास को शांत करा रहे थे पर कोई शांत ही नहीं हो रहा था। स्टे इन मतलब स्टे इनडोर्स। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। स्टे इन मतलब स्टे इंडोर, पर यहाँ पे मीनिंग चेंज हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस रहता है लोगों से, लोग आपकी बातें सुने ना सुने या फिर अपनी बातें सुनाते रहे और आपकी बातें कभी सुने ही नहीं, ऐसा हो सकता है, पर डायरी आपकी बात सुनेगी। एक पेपर, अ पीस ऑफ पेपर होल्ड्स मोर पेशेंस देन अ ह्यूमन बीइंग डज। ओके, तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला, तो यहाँ पे इसका मीनिंग स्टे इंडोर्स नहीं है, स्टे इन का मीनिंग स्टे इंडोर्स होता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में स्टे इन का मीनिंग है कि वो अपने पेपर के साथ, अपने डायरी के साथ रही, मतलब शी डिड नॉट चूज टू टेल हर पर्सनल स्टोरीज टू हर फ्रेंड्स, शी ऑलवेज प्रिफर्ड अ डायरी और अ पेपर टू शेयर हर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ओके,
मेक अप फॉर मतलब कंपनसेट. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का, वो एक कंपनसेशन था दूसरे बर्थडे के लिए कि शायद नेक्स्ट बर्थडे इतना अच्छा हो या ना हो, या हम सब लोग एक साथ रह पाए या नहीं रह पाए, शायद मैं एग्ज़ाम की वजह से ये वो चीज़ की वजह से आ ना पाऊँ, इसलिए यही बर्थडे है जो मेन बर्थडे है. और शायद हम अगले साल आ पाए या नहीं आ पाए, पर इस साल तो आ गए, तो ये हम इस तरीके से हम कंपनसेट कर रहे हैं. ओके. हैंड इन मतलब गिव एन असाइनमेंट होमवर्क टू अ पर्सन इन अथॉरिटी. ओके. हैंड इन मतलब गिव एन असाइनमेंट टू अ पर्सन इन अथॉरिटी. तो सेंटेंस है हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. तो ये है ऐसे की बात कि ऐसे एन फ्रैंक ने दे दिया था अपने सर को, सबमिट कर दिया था. हैंड इन मतलब वही सबमिट करना. अब बात करते हैं ईडियम्स की. इस लेसन में बहुत अच्छे अच्छे ईडियम्स यूज किए गए हैं. तो पहले हम बुक से अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ओके. हाँ, idioms. Idioms are group of words with a fixed order and a particular meaning different from the meanings of each of their words put together. Phrasal verbs can also be idioms. They are said to be idiomatic when their meaning is unpredictable. For example, do you know what it means to meet one's match in English? It means to meet someone who is as good as oneself or even better in some skill or quality. Do you know what it means to let the cat out of the bag? Can you guess? तो बेसिकली ईडियम्स ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो वर्ड्स मिलके बनते हैं उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, उसका एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है. तो ईडियम्स ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं और हमें अलग अलग ईडियम्स इस लेसन में भी दिए गए हैं. और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग होता है कि किसी सीक्रेट को या सरप्राइज को रिवील करना था पर वो गलती से हो गया. मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि अगर मेरी दोस्त का बर्थडे है और हम दूसरे फ्रेंड्स ने मिलके एक प्लान बनाया है उसके लिए और मुझे वो प्लान उसको नहीं बताना है, पर वो बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया गलती से कि ऐसा ऐसा है, और उसने वो चीज़ गैस कर ली कि हाँ ये बर्थडे के बारे में बात कर रही है. तो मतलब ये अगर हमने कोई चीज़ गलती से रिवील कर ली तो उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. So here are few sentences from the text which have idiomatic expressions. Can you say what each means? You might want to consult a dictionary first. Okay. तो हमें कुछ sentences दिए गए हैं और हमें ये चीज़ बोली है कि हम इसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे. तो अब हम इसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे. ओके. आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट. कि हमारा जो एंटायर क्लास है वो क्वेकिंग इन इट्स बूट. तो क्वेकिंग इन इट्स बूट का क्या मतलब होता है, चलो हम देखते हैं. Means being very scared or nervous. It often describes someone who is extremely anxious or fearful about an upcoming event or situation. Quaking in its boots मतलब nervous है, डरे हुए हैं. Second है lose heart. Second sentence पढ़ लेते हैं. Until then we keep telling each other not to lose heart. Lose heart मतलब कि अपनी lose मत hope करो. Okay. Lose मत hope करो, hope मत lose करो. Sorry. Lose heart means to become discouraged or to lose hope or confidence, especially when facing difficulties or challenges. कि हाँ ठीक है, हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, टेंशन मत लो, अपना दिल छोटा मत करो, डरो मत, डिस्करेज मत हो, अपनी होप लूज मत करो. ओके. थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं. Mr. Keesing was annoyed with me for ages because I talk too much. For ages मतलब since a very long period of time. Okay. हाँ, फॉर एजेस मतलब फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे से, बहुत फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिस्टर कीसिंग परेशान थे कि एन कितना बात करती है क्लास में. ओके. नाउ फोर्थ. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I'd make sure that the joke was on him.
तो इसका मतलब ये है कि although Mr. Keating intended to make a joke at Anne's expense, she turned the situation around so that he became the one who was laughed at or surprised instead of being embarrassed, and cleverly responded to the assignment, surprising Mr. Keating and making him the target of the joke instead. तो मिस्टर कीजिंग डांटते थे एन को कि तुम इतना बात क्यों करती हो, पर एन ने ऐसा कुछ किया कि उनको खुद की गलती रियलाइज हो गई। उसने अपने ऐसे में डक वाला किस्सा लिखा कि एक डक को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करता है, पर डक का तो नेचर ही होता है क्वैक क्वैक करना, वैसे ही स्टूडेंट का तो नेचर ही होता है बात करना। तब भी मिस्टर कीजिंग ऐसे ही डांटते रहते हैं। तो इसके वजह से एन फ्रैंक ने ये मेक श्योर किया कि सब लोग मुझ पे नहीं, सब लोग टीचर पे हंसे कि टीचर कैसे डांट सकते हैं एक स्टूडेंट को बात करने के लिए। स्टूडेंट बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, एक डक क्वैक क्वैक नहीं करेगा तो क्या करेगा, एक कैट म्याऊ म्याऊ नहीं करेगी तो क्या करेगी, एक डॉग भाव भाव नहीं करेगा तो क्या करेगा, वैसे एक स्टूडेंट बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ये है इसका मीनिंग कि द जोक वॉज ऑन हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Here are few more idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in a sentence of your own. तो अब हमारा काम है कि हमें जो ये idiomatic expressions दिए हैं उनको हम अपने words में use करें। ओके, मतलब उनसे हम खुद से सेंटेंस बनाएं। ओके, caught my eye, caught my eye मतलब अपना ध्यान चला गया उस चीज की तरफ। ओके, caught my eye का मतलब है something attracted or grabbed one's attention while walking through the market. A beautiful painting in the shop window caught my eye. जब मैं मार्केट जा रही थी तब एक ब्यूटीफुल पेंटिंग ने मेरा ध्यान खींच लिया, मुझे अट्रैक्ट कर लिया। सेकेंड इज he'd had enough. देखो ये जो है ना अपोस्ट्रोफी के बाद डी है, इसका जो फुल फॉर्म आएगा वो आएगा he had enough। देखो यार दो बार had आया है, एक had ये मेन वर्ब है और एक had ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, someone has reached the limit of their patience or tolerance and can no longer accept the situation। मतलब बहुत हो गया सहन करके, अब नहीं होता सहन, बहुत बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया, बहुत पेन झेल लिया, अब नहीं होता सहन। After hearing the same complaint repeatedly, he had had enough and decided to address the issue directly। बहुत बार एक ही कंप्लेंट सुनने के बाद, रोज एक ही कंप्लेंट लेकर आ रहा है इंसान, रोज रोज रोज, वो तंग आ गया था, वो परेशान हो गया था। एंड ही हैड डन इनफ, सॉरी ही हैड हैड इनफ, और उसने डिसाइड किया कि वो इशू खुद से हैंडल करेगा। अब वो किसी के भरोसे नहीं रहेगा कि उसका स्टाफ या उसका कोई सबऑर्डिनेट जाकर उस इशू को हैंडल करे, वो खुद जाकर उस इशू को हैंडल करेगा। सी, कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू, someone is unable to force themselves to do something often due to reluctance, fear or emotional reasons। मतलब कोई पर्सन कोई चीज नहीं कर पा रहा है, उसको वो चीज करनी है पर वो शायद डर रहा है या फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, उससे वो चीज नहीं होगी। She can't bring herself to confront her boss about the unfair treatment she's been experiencing at work। एक लड़की है जिसके साथ वर्क पे भेदभाव हो रहा है, जिसके साथ बुरा हो रहा है, पर उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो जाकर वो चीज अपने बॉस को बताए। वो बताना तो चाहती है, उसने बताना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी हिम्मत नहीं है। ओके, तो अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, make a list of the contracted forms in the text, rewrite them as full forms of two words। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। डू यू नो हाउ टू यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, तो ये चीज मैं बताती हूँ कि जो भी उसमें नाउन आता है ना इडियोमेटिक में, वो सर्च करना और उसके नीचे कहीं ना कहीं मीनिंग दिया ही होगा। जैसे अगर ब्रेक समबडीज हार्ट है तो आप हार्ट सर्च करोगे। हाँ, मतलब जैसे अगर आप हार्ट देखो, सारे ये हार्ट वाले ही है। देखो मैं यहाँ रेक्टेंगल लिखती हूँ,
देखो यार पूरा हार्ट का ही खेल है, देखो हार्ट हार्ट। तो अगर आपको, हाँ, हार्ट ऑफ अ स्टोन, या फिर देखो, टू हैव अ हार्ट ऑफ अ स्टोन, अब ये चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ आप खुद से भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को ये करके, हम्म, आप कॉन्टेक्स्ट को समझ के ये चीज़ खुद से भी कर सकते हो। हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन, हार्ट ऑफ स्टोन मतलब कि किसी के चेस्ट में क्या सही में स्टोन भरा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता। स्टोन मतलब कड़क, कोई चीज़ जो कड़क है, मतलब वो पत्थर दिल है, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं पत्थर दिल। पत्थर दिल मतलब क्या, उसके दिल में पत्थर भरे हैं? नहीं, उसका मतलब ये कि उसमें कोई फीलिंग नहीं है, उसके मन में किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए दया नहीं है, किसी के लिए करुणा नहीं है, किसी के लिए माया नहीं है, उसको हम बोलेंगे टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन। तो ऐसे आप जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग सर्च कर सकते हो। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ऐसा होता है कि जैसे आई हैव है, आई हैव को अपन ऐसा लिखते हैं, आई अपोस्ट्रोफी वी ई, और आई हैड को आई लिखते हैं, जैसे आई अपोस्ट्रोफी डी, आई हैड और आई वुड। तो वैसे ही हमें टेक्स्ट से देखो, फाइंड इन द टेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दैट स्टैंड फॉर टू डिफरेंट फुल फॉर्म्स एंड से व्हाट दीज आर। ओके, तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी करके रखी है। तो जैसे आई हैव को आई हैव, डू नॉट को डोंट, दैट्स को दैट इज, यू आर को यू आर, हीड को ही हैड, इट्स को इट इज, I am को I am, she is को she is, can't को cannot, wouldn't को would not. We have seen that some contracted forms can stand for two different full forms. For example, I apostrophe D can be for I had or I would. So in text we only have two such contractions. Okay, जो कि यहाँ दिए गए हैं कि जो आई अपोस्ट्रोफी डी है उसको आई हैड और आई वुड बोलेंगे। सिमिलरली ही के साथ भी वही रूल है, शी के साथ भी वही रूल है, और इवन दे के साथ भी वही रूल है कि ही हैड, ही वुड, शी हैड, शी वुड। बट अपने लेसन में बस आई हैड एंड ही हैड ही आया है। ओके, तो ये हो गया। स्पीकिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और डायरी में यहाँ बस डायरी एंट्री के बारे में बताया, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अमेंडा, अमेंडा का जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग वीडियो आएंगी हर टॉपिक पे। सो ओके, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैव वेरी नाइस डे और नाइट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।